Hello student, welcome to online lecture series on measurement and instrumentation when it common to instrumentation and control mechanical fourth semester and mechanical engineering sixth semester. So myself Kapil Dhama, assistant professor Science and Institute of Technology Management, Farooq Nagar, Gurugram. So student, this lecture 11 of unit 3, we will cover the topics like Moore fringe method, pneumatic devices, seismic devices, force measurement and hydraulic and pneumatic load cell, and also we will discuss the brief explanation of torque transducer or a sensor. So let's start with our first topic regarding the Moore fringe method. So Moore fringe method, this is an optical method for amplifying the displacement and uses two identical gratings as you see in the figure diagram, students. So grating consists of a number of transparent slits on an opaque screen. So as you see, there are a cross linkage between the two opaque gratings, and the pitch of grating may be between 1 by 200 centimeter and 1 by 2000 centimeter, depending upon the what kind of circuit we want to amplify uh, method. Okay, students. So the grade 1 and grade 2 makes an angle theta, and fringe what we observed which are perpendicular to the grades 1, it makes an angle theta by 2. So two gratings of same pitch mounted face to face with ruling inclined at theta to each other, a set of dark bands is called Moore fringes. The concept you observed, student, that is the dark of set डार्क बैंड्स जो बन रहा है दो ग्रेटिंग्स के बीच में, तो वो आपको मोरे फ्रिंजेस का कंसेप्ट देगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये जो हमारी थीटा एंगल जो बन रहा है इस तरीके से, थीटा एंगल, और इस तरीके से ये फ्रिंजेस का कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिंजेस। तो मोमेंट ऑफ अ ग्रेटिंग इज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्रेटिंग वुड मूव फ्रिंज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फ्रिंजेस बाय लार्ज अमाउंट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है थीटा बाई 2 का, जो मोरे फ्रिंजेस के अंदर डेवलप हो रहा है। द नंबर ऑफ फ्रिंजेस पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट कैन बी काउंटेड यूजिंग अ फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। अब जैसे कि ये देख रहे हैं कि जितनी फ्रिंजेस यहाँ पर पास आउट होंगी उनको कैसे हम काउंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो जहाँ भी हमने पिछली बार क्लासेस में डिस्कशन किया, जहाँ फोटो का रिप्रेजेंट आया इसका मतलब लाइट का यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। ओके, used for measuring the moment of work in machine tools with an accuracy of plus minus 0.001% over a large range. This type of method is used for measuring the angular displacement, and as you know, the mooring fringes are formed in the direction which bisects the obtuse angle between the two lines of the grating as shown in the figure, students. ये वाले इस फिगर का हम देख रहे हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल जो हमारा बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द पिच ऑफ द ग्रेटिंग एंड द फ्रिंजेस स्पेसिंग, तो ओ बी इस डायग्राम के हेल्प से आप इसको सीख सकते हैं कि ओ बी और ओ डी जो हैं परपेंडिकुलर टू द ग्रेटिंग डायरेक्शंस हैं। ओ सी बीइंग फ्रिंजेस डायरेक्शन विद एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो ट्राइंगल बी ओ सी और सी ओ डी इक्वल हैं कैसे, ओ बी और ओ डी की वैल्यू हमने लिखी है पी। ओके, अब फ्रिंज का जो स्पेसिंग है स्टूडेंट वो है ए सी, यानी कि यहाँ से एक दूसरा एंगल जो बन रहा है फ्रिंज स्पेसिंग वो बन रहा है x1 प्लस x2। ओके, तो x1 प्लस x2 का ये बना हुआ है, x1 की जो वैल्यू लिखेगा स्टूडेंट वो कैसे लिखेगा, ओ बी, ओ बी मीन्स दैट इज अ परपेंडिकुलर एंड टेन थीटा। ओके, तो टेन थीटा यानी कि ओ बी इज इक्वल टू x1 की वैल्यू आ जाएगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है स्टूडेंट, ओ बी ओवर x1। तो x1 की वैल्यू कितनी हुई, ओ बी बटे में टेन थीटा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ थीटा बाई 2 की या x2 की, तो वो बन जाएगा ओ बी इंटू टेन थीटा बाई 2। क्योंकि ओ बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है कि वो p है, तो हमने यहाँ पे p वैल्यू पुटअप करी, तो p बाई टेन थीटा प्लस p बाई टेन थीटा बाई 2। And now we open the concept of reducing the tan theta into sin by cos terms. As you know, the sin theta by cos theta जो आपका tan theta होता है तो ऊपर जाके cos theta by sin theta बन जाएगा,
प्लस सेकंड टर्म में आप जैसे कि देख रहे हैं टेन थीटा बाई टू, तो वन साइन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस कॉस थीटा। तो हमने यहाँ रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल किया स्टूडेंट, और रिडक्शन फार्मूले में हम देखेंगे कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट एट आउट एज ओनली वन इन द न्यूमरेटर एंड पी ओवर साइन थीटा। अब चूँकि ये जो थीटा है ये बहुत इतना स्मॉल है कि जो फ्रिंज का स्पेसिंग है वो मच ग्रेटर देन है पी से। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी फाइंड द ग्रेटिंग्स एंड एंगल और फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से हम जितना फ्रिंजेस हमारे को दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, हम वहाँ से इसको मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द न्यूमेटिक डिवाइसेस स्टूडेंट, एंड pneumatic devices as displacement signal is converted to a pressure signal. So air at constant supply pressure P is applied through an orifice जैसा कि आप देख रहे हैं, and passes to the outside through a nozzle। तो आप देख रहे हैं कि नोजल से पास आउट होकर एयर के कांस्टेंट सप्लाई प्रेशर से जब आप ऑरिफिस में पास करेंगे तो पास करेगा ये नोजल के थ्रू। तो मोशन ऑफ ए फ्लैपर कंट्रोल्स द प्रेशर P1 एट द आउटपुट। ओके, तो device is linear over certain range of impact and is quite sensitive, but widely used in the control system and precision gauge equipment student. But these type of devices or elements you see in the industrial process control systems or chemical engineering systems where there is involvement of pressure and flow of air, okay, fluid, liquid. So such kind of areas you see the pneumatic devices. Next we talk about the seismic devices student, spring mass type। तो आप देखेंगे कि the base of the device seismic instrument as you see in the first diagram, the base of the device or transducer is attached to object whose motion is to be measured। जिस मोशन जिस ऑब्जेक्ट का मोशन हमें मेजर करना है उसको हमने ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया हुआ स्टूडेंट, अटैच किया हुआ है। Inside the transducer mass m is supported on a spring of stiffness k। तो एक स्प्रिंग के ऊपर हमने मास को क्या हुआ, सपोर्ट किया हुआ है, जिसकी स्टिफनेस क्या है की, एंड विस्कस डैम्पर विद डैम्पिंग कोफिशिएंट c। Now mass of the relative to the frame or base gives an indication of mass of the object and it is the output of the instrument। तो स्टूडेंट जैसे कि देख रहे हैं कि जैसे इसमें सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट शोइंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मास, ये एक सेकंड डायग्राम में जो फोर्स जो एक्टिंग हुए हैं ये उनको दिखा, जबकि एक जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम है। थोड़ा सा इसमें एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ये लेटर सपोज कि एक्स हमारा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टू बी द हार्मोनिक मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज़ टू बी मेजर्ड, and if y is the absolute motion of the mass at any instant, so when the object of that is to be measured object motion is x, then equation of mass m is representing as m differentiation of dy by dx minus c, single differentiation minus single differentiation x minus k y minus x। Friend, where dot represent denotes the differentiation with respect to time, and writing y minus x is equal to z, where z is the motion of the mass related to the frame, equation may be rewritten as this equation as you see in the next equation। जैसी वाली इक्वेशन में आप देख रहे हैं, और जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x नॉट कॉस ओमेगा t है। और स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन में अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो वहाँ पे एक फाई नाम का एंगल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एम्पलीट्यूड की बात करें तो स्टूडेंट जेड नॉट का जो हम यहाँ से निकालेंगे तो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट ओवर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। सो एम्पलीट्यूड रेशियो जेड नॉट बाई एक्स नॉट मे बी रीरिटन एज यू नो कि एक्स नॉट और जेड नॉट का जो हमने रिलेशन निकाला तो आर स्क्वायर ओवर वन माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू जीटा आर का होल स्क्वायर। आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन, दैट इज द फ्रिक्वेंसी रेशियो। और ओमेगा एन की बात करें तो स्टूडेंट रूट के बाय एम, दैट इज द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ओके, दिस इज द रिलेटिव मोशन ट्रांसड्यूसर एज यू सी इन द डॉटेड लाइन इनसाइड द, एंड दैट इज द बेस मोशन। तो द मोशन डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड अप एंड डाउन, यूज द रिलेटिव मोशन ट्रांसड्यूसर एंड एब्सोल्यूट मोशन टाइप ट्रांसड्यूसर स्टूडेंट। तो
in the second, you see the resistance potentiometer in the circuit diagram. Okay, so based on the relative motion of the transducer, you can able to calculate the absolute motion of that object in the up and down direction. Student, we can also use the seismic transducer using resistance strain gauges, where we use the concept of Wheatstone bridge principle, where the four-arm bridge network is to be considered for the balancing network. So once the network is balanced, we will able to calculate the unknown element or the quantity to be measured. Okay, students. So accelerometer is also used resistance strain gauges. So from the now in velocity transducer, that is as shown in the diagram, that is the seismic motion transducer device in which magnet forms the seismic mass m. The relative motion of m with respect to the coil on the casing result in the voltage output from the coil. That is proportional to the rate of change of magnet motion relative to that of the coil or the base. Okay, so magnet is also suspended with the respect to springs. Thus, for soft spring, the output is proportional to the velocity of the base, hence velocity transducer. There is a torsional angular motion transducer, student. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मैग्नेट जो कि रिजॉल्विंग फ्रीली कर रहा है, मोशन आप इस तरीके से देख रहे हैं कि मोशन जो है उसका इस तरीके से है, ये इस तरह घूमेगा, इस तरह घूमेगा। आउटपुट आप बीच में देख रहे हैं कोर विद टॉरिशनल मोशन, और टॉरिशनल स्प्रिंग हमने लगाया हुआ बिटवीन कोर एंड द मैग्नेट। तो the magnet which provides the seismic inertia is free to resolve in angular motion, while the core is attached to the shaft whose torsional motion is to be measured. So a torsional spring is used between the core and the magnet. So due to torsional motion or the vibration of the shaft, there is a relative angular motion. Okay, तो torsional motion और vibration of the shaft जो shaft है, उन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या होगा, relative angular motion आपको between the magnet and the core आपको यहाँ पे दिखेगा, तो which gives a voltage output in the coil attached to the core. The voltage output is proportional to the torsional angular velocity. तो यहाँ पे जो voltage आपको develop हो रही है वो torsional angular velocity से directly proportional है. Okay, students. Now, if we talk about the piezoelectric accelerometer, this is also called seismic type transducer, and student, in the examination you have to be keep in mind the question is asked like write a notes on seismic devices, या आपसे कहेगा कि seismic devices को एक्सप्लेन करें 10 मार्क्स में, तो 10 मार्क्स जनरली आता है। तो हमने ये seismic devices का जनरलाइज तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं, और यहाँ पे उसके टाइप्स भी साथ साथ डिस्कशन हो रहे हैं। तो इन पीजियोइलेक्ट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर विच इज सेस्मिक ट्रांसड्यूसर बेस, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर द शॉक एंड द वाइब्रेशन मेजरमेंट. ओके, सो द क्रिस्टल इज फेयरली स्टिफ्ड एंड हेल्ड इन कंप्रेशन बाय अ स्प्रिंग. जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेमिस्फेरिकल स्प्रिंग इज फेयरली compressed on the mass, and there is a crystal and output you observe with the outside. So because of the motion of the frame due to the moving object to which it is attached, an output voltage proportional to the acceleration of the moving object is obtained. तो यहाँ पे भी आपका जो moving object है जिसकी वजह से वोल्टेज जनरेट हो रही है, और वोल्टेज जो है प्रोपोर्शनल है आपके एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. Hence the device is known as piezoelectric accelerometer. So such devices are very sensitive in nature and lightweight, can be used over a wide frequency range. Next we have student the force balance type seismic devices. जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये भी similar हैं seismic devices what we discussed earlier, except that there is no mechanical spring. तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट कि मैकेनिकल स्प्रिंग का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हुआ है, एंड यूज्ड हेयर द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय अ फीडबैक अरेंजमेंट. तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट की एक रिलेटिव मोशन ट्रांसड्यूसर हमने लगाया हुआ है मास के अलोंग, एक डैम्पर लगाया हुआ है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर लगाया हुआ है जो कि नॉर्थ साउथ पोल का जो है फॉर्मेशन यहाँ बोल रहा है. क्योंकि ट्रांसड्यूसर एक आपको फ्यू मिली वोल्ट का सिग्नल ही प्रोवाइड करके देगा,
तो उसके लिए हमने एक एम्पलीफायर लगाया हुआ है, और आर जो कि लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आप इंड्यूस ईएमएफ को ऑब्टेन कर लोगे। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फीडबैक अरेंजमेंट। So a feedback loop is used to produce a force due to the electrical output of the relative motion transducer. तो force due to the electrical output of the relative motion transducer using an electromagnetic actuator and force is applied to the mass. तो आप देख रहे हैं कि electromagnetic actuator के द्वारा यहाँ पे फोर्स अप्लाइड होगा किसके ऊपर, मास के ऊपर। तो ये स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच विद द आउटपुट करंट आई और ई। बिकॉज आप देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टर्म्स में आपके पास दो ही क्वांटिटी आप देखते हैं, करंट देखते हैं या वोल्टेज देखते हैं। तो अक्रॉस ए लोड रेजिस्टेंस आर आप वहाँ पे उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लोगे एज ए आउटपुट की फॉर्म में, दैट इज अ मेजर ऑफ इनपुट ऑफ द मोशन एक्स। सो इनपुट मोशन एक्स के रिस्पेक्ट में जो आपको ई नॉट मिलेगा वो डिराइव होगा जेड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो वाई बीइंग एब्सोल्यूट मोशन ऑफ मास, तो के वन आई प्लस एम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी जेड डबल सिंगल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमने ये इक्वेशन निकाली, चूँकि के आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ एक्चुएटर, तो करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू के टू जेड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है K2 जो कि दूसरा कांस्टेंट रिलेशन मोशन ट्रांसड्यूसर का रिप्लेस किया, टाइम डेरिवेटिव बाय डी, डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने यहाँ अप्लाई किया, और इस तरीके से हमने इक्वेशंस को ई नॉट वी इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ई की जगह वी नॉट लगा दिया और हमने इक्वेशंस को सिस्टमेटिक तरीके से लिखा। तो ये हो गया आपका फाइनल result. So student, such kind of instruments are used in inertial navigation systems, possible to get high accuracy and increased stability as effects like hysteresis, non-linearity, temperature effects also not there in the case of such type of transducers and elements. Next we have the force measurement, student. That is force, as you know, the physical quantity fundamental to engineering, and mainly it is a term related to engine output. Force has to be measured for a number of applications, hence its measurement is very important. So we have some terminologies, common related terms, as you know earlier in the small classes. That is force, mechanical quantity which changes or tends to change the motion or the shape of the body to which it is applied is called as a force. तो इसका जो आप देखते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स जो है किलोग्राम फोर्स है, न्यूटन भी हम इसकी ऐसा यूनिट में देखते हैं। Next we have the weight. The weight of the body is the force exerted on the body by gravitational acceleration. Weight will vary to the point on the earth's surface. Mass is defined as the measurement of quantity of matter. Mass is invariable. The device to measure the force, scale and balance. अब scale and balance में आप जैसे कि देख रहे हैं, we have equal arm balance, unequal arm balance, pendulum scale, multi-level lever type, इलास्टिक फोर्स मीटर, लोड सेल, स्टेन गॉज लोड सेल, हाइड्रोलिक लोड सेल, तो ये न्यूमेटिक लोड सेल। तो स्टूडेंट ये आपको जो है ये आपको इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपको आएगा, जबकि ये आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, मगर हमारे को इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो स्केल एंड बैलेंस में जैसे कि बताता है कि इक्वल आर्म बैलेंस, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि एन इक्वल आर्म बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कंपैरिजन। द बीम ऑफ द इक्वल आर्म बैलेंस इज एन equilibrium position when clockwise rotation moment is equal to anti-clockwise rotation, that is m2 l2 is equal to m1 l1. So the unknown force is balanced against the non gravitational force. तो नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में आपका जो अननोन फोर्स है वो आपको बैलेंस कर दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन इसका ये है स्टूडेंट कि जब बीम whose center is provided and rest on the fulcrum of knife edge, either side of the beam is equal in length with respect to the fulcrum, that is L1 is equal to L2. So a pointer is attached to the center of the beam. So this pointer will point vertically downward when the beam is in equilibrium. The provision to the place means is either in the end of the beam. So as you see in the diagram, there are two masses which are stretched on either sides of the beam, and there is a fulcrum that is in the center knife edge, and it is a pointer scale. So L1 and L2, and
इक्विलिब्रियम इज अचीव। तो ऑपरेशन जो आपका जो बनेगा स्टूडेंट, जैसे लिख रखे एक नॉन स्टैंडर्ड मास m1 इज प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ द बीम एंड अननोन मास m2 इज प्लेस्ड एट द अदर एंड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होने पर, जो कि आपको अभी इक्वेशन देखा कि m2 L2 इज इक्वल टू m1 L1, जिसमें m1 की वैल्यू हमें पता है, m2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एज आइदर साइड ऑफ द बीम इज इक्वल इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द फुलक्रम L1 L2, तो बीम विल बी इन द इक्विलिब्रियम। तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, m2 हो जाएगी। सो मोर एवर एट अ गिवन लोकेशन द अर्थ अट्रैक्शन विल एक्ट इक्वली ऑन द बोथ द मास। तो दोनों मास के ऊपर जो आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो दोनों इक्वल लगेगा। तो हैंस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन W1 is equal to W1, W1 equal W2, that is unknown force will be equal to known force। तो जो आपका वह अननोन फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो जाएगा नोन फोर्स के इक्वल। नेक्स्ट वी हैव अनइक्वल आर्म बैलेंस, जिसका बेसिक प्रिंसिपल ये है स्टूडेंट कि अनइक्वल आर्म बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ कंपैरिजन। मोमेंट कंपैरिजन के ऊपर काम करता है। द बीम ऑफ द अनइक्वल आर्म बैलेंस इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट। जैसे कि अभी हमने बात करी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द मोमेंट, एंड वहाँ पे हम m1 L1 इज इक्वल टू m2 L2 करते थे। यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट f इज इक्वल f इंटू L2 इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू L1, ओके, अननोन फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस है कि नाइफ जो है एट द आइदर ऑफ द साइड पे हमें लगा हुआ है कि एक अननोन फोर्स हमको मिलेगा, साथ में राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो L1 और L2 की वैल्यूज़ आप देख रहे हैं लेंथ वाइज वो है, और मास जो है स्टूडेंट वो हम वेरी कर सकते हैं टू एंड फ्रो, स्केल कैलिब्रेटेड टू रीड fx लेवल, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो नल पॉइंटर पे जो बैलेंस है वो आपको रीडिंग दिखाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि द मेन पार्ट्स ऑफ द अरेंजमेंट एज आर फॉलो, दैट ए ग्रेजुएटेड बीम in terms of force provided to a knife edge y, okay, a leveling pointer is attached to the beam, a known mass m is attached to the right side of the beam, this creates a known force F, this mass m can slide on the right side of the beam, provision are made to apply unknown force Fx by placing unknown mass on the left side of the beam। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अननोन जो मास है आपका, जो अननोन फोर्स है वो आपने मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू द मास यू अप्लाइड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। तो ऑपरेशन कैसे चलेगा, कैसे कि अननोन फोर्स Fx इज अप्लाइड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बीम थ्रू नाइफ एज Z, जो कि आप देख रहे हैं। Now the position of mass m on the right side of the beam is adjusted until the level pointer reads जो है बैलेंस, नल बैलेंस आपको जो है पोजीशन जब तक कि वो नहीं करके देगा। तो आपको ये जो मास है ये आपको टू एंड फ्रो आपको मूव करके देना, ताकि जो आपका पॉइंटर है वो नल बैलेंस के ऊपर ना आ जाए। व्हेन द लेवलिंग पॉइंटर इज इन अ नल पोजीशन द बीम इज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो जैसे कि आपने देखा पिछले इसमें इक्वल आर्म बैलेंस में देखिए m2 L1 m1 L1 इज इक्वल टू m2 L2। अब यहाँ हो जाएगा fx L1 इज इक्वल टू f L2। fx की वैल्यू आपको नहीं पता बट f आपको पता है, f डिवाइड बाई L1 L2, f इज इक्वल टू mg L1 L2 कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट ये वाला पार्ट, और L2 हो गया। सो fx जो कि अननोन पार्ट है वो प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस L2 और मास m फ्रॉम द नाइफ एज y। The right side of the beam which is graduated is calibrated to get a direct measure of Fx, that is the unknown force. Next we have a student elastic force meter, that is probing ring। तो आप जैसे कि देख रहे हैं स्टूडेंट, basic principle is that when a steel ring is subjected to a force tensile or compressive across its diameter, it deflects. So this deflection is directly proportional to the applied force when calibrated। तो जिस जो डिफ्लेक्शन फोर्स है वो आपका जो है डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस मेन पार्ट ऑफ द प्रोविंग रिंग के अंदर एक स्टील रिंग है जो कि सर्कुलर नेचर की है ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन और अटैच विद द एक्सटर्नल बॉसेस टू अप्लाई फोर्स। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि एक फोर्स अपोजिट एंड में डाल रखा है
equal and opposite. The precision micrometer with one of the ends mounted on a vibrating need. तो वाइब्रेटिंग नीड के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक प्रिसीजन माइक्रोमीटर हमने माइक्रोमीटर बना रखा है. ऑपरेशन कैसे चलाएंगे देखिए. द फोर्स टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड टू द एक्सटर्नल of the probing ring. Due to the applied force, the ring changes its diameter, and deflection of the ring is proportional to the applied force. So at this stage, when the ring has deflected, the reed is produced to obtain a vibrating motion. And when the reed is producing the vibrating motion, the micrometer wheel is turned until the micrometer contact moves forward and makes a noticeable damping of the vibrating reed. So now the micrometer reading is noted, which is a measure of the deflection of the ring. So that is, the device is calibrated to get a measure of the force in terms of deflecting of the probing ring. तो probing ring के deflection होने से हम अपना measure कर लेते हैं force को. Now we come to talk about the load cell. That is a very important part of the unit 3, and in unit 3 we have two important topics, that is the seismic devices and the load cell. And load cell, that is a transducer that is used to convert a force into electrical signal, and this conversion is indirect and happens into two stages. Through a mechanical arrangement, the force being sensed deforms a strain gauge. Okay, the strain gauge measures the deformation or strain as an electrical signal, because the strain gauge the effective electrical resistance of the wire. So a load cell usually consists of 4 strain gauges in a Wheatstone bridge configuration. As you know, in the earlier lectures we have discussed the strain gauge concept. So load cell of one strain gauge, quarter bridge, or 2 strain bridge, half bridge are also available. The electrical signal output is typically in order of the few millivolt and require amplification. As you know, the transducer output is in the terms of few millivolts or ampere, few milliampere. So what we do, we required a amplification stage after the output is feed to the amplification stage. The amplification by the instrumentation applied before it can be used. Okay. The output of the transducer can scale to calculate the force applied to the transducer. इसकी आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो आउटपुट है ट्रांसड्यूसर, हम इसको फिर जब वो एक इक्वल जो है यूजेबल फॉर्म में हो जाता है, तो फिर हम उसको स्केल करके अप्लाइड फोर्स टू द ट्रांसड्यूसर में लगा देते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ जो लोड सेल्स हैं जो हम डील करते हैं, उसमें हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एंड स्ट्रेन गॉज लोड सेल हैं. First we have the hydraulic load cell. That is the basic principle what we have. That is, when a force is applied on a liquid medium contained in a confined space, the pressure of the liquid increases. जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया एक कंटेंड कन्फाइंड स्पेस में, तो प्रेशर जो लिक्विड का बढ़ा, और इस प्रेशर के बढ़ने से क्या हुआ, प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स में लगना स्टार्ट हुआ. Hence, a measure of the increase in pressure of the liquid becomes a measure of the applied force when calibrated. तो डिस्क्रिप्शन में जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, बट वी हैव ए डायफ्राम, a piston with a loading platform placed on the top of a diaphragm, and a liquid medium which is under the preloaded pressure is on the other side of the diaphragm. A pressure gauge, Bourdon type tube that is connected to the liquid medium. Okay, operation is, that is, the force to be measured is applied to the piston side. The applied force moves the piston downwards and deflects the diaphragm, and this deflection of diaphragm increases the pressure of the liquid medium. जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट की जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन क्या करेगा, मूव्स करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिफ्लेक्ट करेगा डायफ्राम को, एंड दिस डिफ्लेक्शन डायफ्राम इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड या ऑयल. ओके, दिस इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द लिक्विड मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, and increased pressure is measured by the pressure gauge which is connected to the liquid medium. So the pressure is calibrated in force units, and hence the indication in the pressure gauge becomes a measure of the force applied on the piston. Here we should consider the important some note, that is, as a hydraulic load cell is sensitive to pressure changes, so load cell should be adjusted to 0 setting before it is used to measure the force. So these cells have accuracy of the order of 0.1% of the scale and can measure the loads up to 2.5x into 10 to the power kgf.
Resolution is about 0.20%. Next we have the pneumatic load cell, student, and in the pneumatic load cell, as you see in the diagram, we have the basic principle, that is, if the force is applied to one side of the diaphragm and air pressure is applied to the other side, some particular value of the pressure will necessary to exactly balance the force. So this pressure is proportional to the applied force. तो जैसे कि देख रहे हैं कि जैसे आपने एक फोर्स अप्लाई किया एक वन साइड ऑफ द डायफ्राम, तो एयर प्रेशर जो है अप्लाइड किया वो अंदर साइड पर, और सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर विल नेसेसरी एग्जैक्टली बैलेंस द फोर्स, और ये जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली किसका होगा, अप्लाइड फोर्स का होगा। तो डायग्राम जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि ये कोरिगेटेड डायफ्राम विद इट्स टॉप सरफेस अटैच विद द अरेंजमेंट टू अप्लाई फोर्स, और air supply regulator nozzle and pressure gauge also arranged in the figure. A flapper arranged above the nozzle is also connected. In the operation, what we have to study is the force to be measured is applied to the top side of the diaphragm. Due to this force, the diaphragm deflects and causes the flapper to shut off nozzle opening. Now an air supply is provided at the bottom of the diaphragm. As the flapper closes the nozzle opening, a back pressure results underneath the diaphragm. This back pressure acts on the diaphragm, produces an upward force, and this air pressure is regulated until the diaphragm returns to the preloaded position. तो ये तब तक लगता रहेगा जब तक कि डायफ्राम आपका प्रीलोडेड पोजीशन के ऊपर ना आ जाए, विच इज़ इंडिकेटेड बाय एयर विच कम्स आउट ऑफ इफ द नोजल। तो नोजल के बाहर आने तक डायफ्राम फिर दोबारा क्या आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो एट दिस स्टेज द करस्पॉन्डिंग प्रेशर इंडिकेटेड बाय द प्रेशर गॉज के द्वारा आप प्रेशर देख लिया करते हैं, एंड बिकम्स अ मेजर ऑफ द अप्लाइड फोर्स व्हेन कैलिब्रेटेड। दिस इज हाउ in the pneumatic load cell the pressure is directly proportional to the applied force. Now student, what we have is the torque transducer or torque sensor. So before proceeding, what we have to know is what is torque. That is a twisting or turning force about an axis that can be applied in a clockwise or counterclockwise direction. And how a torque transducer works, that is a shear stress or in a torque shaft. तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट की जो हमारा टॉर्क ट्रांसड्यूसर है दैट इज बेस्ड ऑन द स्टेन गॉज प्रिंसिपल, एंड स्टेन गॉज प्रिंसिपल हैज़ व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट। तो मोस्ट कॉमन टॉर्क सेंसर मेजरमेंट प्रिंसिपल यूज बॉन्डेड स्टेन गॉज टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट जब भी आपको इस तरह का कोई शॉर्ट नोट आएगा तो आपने बॉन्डेड स्टेन गॉज का कंसेप्ट थोड़ा सा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है टॉर्क ट्रांसड्यूसर वर्क्स के अंदर, क्योंकि ये उसी के ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, और बॉन्डेड स्टेन गॉज को हमने पहले ही अर्लियर क्लासेस में डिस्कशन कर लिया है। तो स्टूडेंट वेयर द स्टेन गॉज आर बॉन्डेड टू अ सुटेबली डिजाइन शाफ्ट, when torsion is applied to the shaft causing it to twist, shear stress also induced. So these are measured by bonding the strain gauge at 45 degree to the horizontal torque axis. So student, as the shear stress induced in the shaft is same throughout the length, the strain gauge can be bonded at any point along its length. What we have is that is the mechanical part operation is done till now. What we have is to observe or record that change in the electrical form. So getting an electrical signal from the torque transducer is typically based on 4 strain gauge that is are bonded and connected into a Wheatstone bridge configurations, as you see in the diagram student, with a temperature compensation components induced within the bridge circuitry. With the excitation voltage applied to the bridge and torque induced in the shaft, and electrical output linearly proportional to the torque will result. तो torque के according आपको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको आउटपुट सेक्शन पे मिल जाएगी। ओके, नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में हमने करना क्या है कि जो R1 R2 और R3 R4 एलिमेंट्स हैं उसको हमने इस तरीके से बैलेंस करना है कि जो नल पोजीशन जब हम देखें तो वो जीरो दिखे, जिससे कि हम ये कह सकें कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है वो बैलेंस पोजीशन में है।
तो completed Wheatstone bridge requires a stable DC supply to excite the circuit, and this is usually 5 volt DC supply or 10 volt DC supply, but can be any value from 1 volt DC up to 1 volt 118 volt DC. Okay, so this is about the torque sensor and various types. So torque sensors are prominent industrial devices which with many automatic sector applications mean to record and monitor torque forces on a system. जितने भी आपके टॉर्क जहाँ भी आपके मैकेनिकल पार्ट में जहाँ आप टॉर्क फोर्स लगते हैं सिस्टम के अंदर, वहाँ पे ये उनको रिकॉर्डिंग का काम करते हैं. So these sensors are subcategorized into two broad categories based on the kind of torque to be measured. One is the reactive sensor, while the other being is the rotational torque transducer side. Both have the strain gauges as a DNA, which control the mechanism of the torque measurement. So student, it is confined to a Wheatstone bridge, okay, and Wheatstone bridge concept के ऊपर ही हमारा जो इतना भी torque define होता है. We have the two types of torque transducers, that is reactive torque and rotational torque. So in reactive, this variety that is typically fixed, somewhat rigid in structure with no moving parts. It is measured torque, which is directly proportional to the torsional force. And the common automotive uses of the reactive torque sensor include the brake testing. Okay, so brake testing में, torsional force measurement में, dynamometers में, and lubrication studies में आप देखेंगे. जबकि रोटेशनल टॉर्क सेंसर की बात करें तो डेट इज़ वेरीज फ्रॉम द रिएक्टिव टॉर्क सेंसर एज द फॉर्मर हैज़ ए, यानी कि रिएक्टिव टॉर्क सेंसर से ये थोड़ा सा फ्रीली रोटेटिंग शाफ्ट रहती है विद इन द फिक्स्ड हाउसिंग. डेट शाफ्ट एक्ट एज ए कपलिंग बिटवीन द एब्जॉर्वर डेट पर लोड एंड द ड्राइविंग मैकेनिज्म. व्हेन द शाफ्ट इज टॉरिजनली स्ट्रेच्ड देन ए variation in the output is observed. This variation in the load and the rotational speed affect the torque force being measured. So many popular areas of the use of rotational torque sensor include electric motor testing, जहाँ पे वहाँ था brake testing, यहाँ है electric motor testing, dynamometer testing, drive train measurement, gearbox testing, and many more. Okay students, so this is all about the topic we have discussed till now in this lecture. तो आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक को डिस्कशन करेंगे. इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू.